Ranjay Swaminarayan. Today we continue with the elements of prospective drawing. Okay. वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसकी प्रोसीजर है. ओके. प्रोसीजर फॉर ड्राइंग वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव. Let us draw prospective view of a cuboid whose one face is parallel to the picture plane. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें जो आपको रेक्टेंगल दिया है उसका फेस किस पे है पिक्चर प्लेन पे है. दैट मीन्स फेस AD is on picture plane. Okay. First draw the plan ABCD of the object parallel to the picture plane as shown in the figure. Mark the suitable station point below the picture plane on one side from the center line through the object. तो यहाँ पे स्टेशन पॉइंट इसका मतलब क्या है कि आप एक जगह पे खड़े हो. ओके. तो आपको क्या करना है, ये पिक्चर प्लेन ड्रॉ करने के बाद एक जगह पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड एक साइड पे आपको स्टेशन पॉइंट ड्रॉ करना है. वहां से सभी जो भी एजिस है ABCD उसको कनेक्ट करना है. ओके. कनेक्ट करने के बाद तो ये आप जो एजिस कनेक्ट करते हो वो पिक्चर प्लेन को कहाँ पे मिलेगी, 1 2 3 4 पे मिलेगी. ओके. तो 1 2 3 4 पे मिलने के बाद आपको क्या करना है, उसका प्रोजेक्शन नीचे खींचना है. 1 2 3 4 में से नीचे प्रोजेक्शन आपको खींचना है. ओके. और यहाँ पे आप देख सकते हो AB और DC उसका जो हाइट है वो सेम ही रहने वाला है. क्यों? और उसका लेंथ भी सेम रहने वाला है. क्यों? बिकॉज इट इज पैरेलल टू द पिक्चर प्लेन. दिस ऑब्जेक्ट इज पैरेलल. वन फेस जो भी है उसकी टू फेसेस जो भी है वो पैरेलल है. ओके. तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपने कहाँ पे रखा है, पैरेलल रखा है. ओके. दैट मीन्स ABCD जो भी ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली आपने पिक्चर प्लेन को एंगल पे नहीं रखा है, डायरेक्टली आपने पिक्चर प्लेन पे रख दिया है. तो आपका जो वन फेस है वो सेम टू सेम ही रहेगा. दैट मीन्स A देन A डैश B डैश D डैश C डैश जो भी फेस यहाँ पे टच हो रही है A को हम ये प्रोजेक्शन जो भी खींच रहे हैं उसमें एक फेस A डैश D डैश और D सेम ही आएगा. ओके. फिर आपको क्या करना है, देखते हैं. फ्रॉम SP ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन पैरेलल टू AB टू इंटरसेक्ट द पिक्चर प्लेन एट पॉइंट T. तो अभी आपको क्या करना है, ये स्टेशन पॉइंट है उसमें से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके आपको कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है, T पे इंटरसेक्ट करना है. अगेन आपको वो जो T SP की दूसरी लाइन है वो ग्राउंड लाइन को भी टच करना है और ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लाइन को भी टच करना है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आप टच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वैनिशिंग पॉइंट मिलेगा. और यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, G पॉइंट मिलेगा. ओके. दैट इज कॉल्ड G. ओके. तो नेक्स्ट फ्रॉम U ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, मार्क वैनिशिंग पॉइंट V on this line at height equal to I line with suitable scale. Draw horizontal line from BP. तो यहाँ पे क्या है, from SP draw a vertical line to intersect picture plane at T. From T draw a vertical line to intersect ground level line at U. दैट मीन्स आपको क्या है, यहाँ से एक T पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको T पे इंटरसेक्ट होता है. SP में से अगेन दूसरी जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो ग्राउंड लाइन को U में इंटरसेक्ट होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन को वैनिशिंग पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है जो मैंने आगे डिस्कस किया. ओके. देन from U draw a vertical line, mark vanishing point P on this line at height equal to eye level, that is 1.5. तो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की हाइट कितनी रखनी है, दैट इज 1.5 मीटर. ओके. दैट मीन्स आई लेवल आपको वैनिशिंग पॉइंट, दैट मीन्स आपका जो आई साइट है और आई लेवल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5. तो ग्राउंड लाइन से आपको क्या करना है, 1.5 मीटर की हाइट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ पे जो भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है वो कोई जगह पे इंटरसेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट. अभी आपको क्या करना है, वैनिशिंग पॉइंट से A डैश एंड D डैश ज्वाइन करना है. यहाँ से ये, फिर वैनिशिंग पॉइंट से A डैश, देन वैनिशिंग पॉइंट से D डैश और C डैश. ओके. तो अगेन आपको क्या मिलेगा, लाइन मिलेगी. तो आपको ये पॉइंट आपको मिल गया. अभी दूसरा पॉइंट 2 है तो 2 आप वर्टिकली खींचोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी दैट इज
ये लाइन और ये लाइन दोनों एक लाइन पे एक पॉइंट पे मिलेंगे, दैट इज योर साइड ए बी। ओके, अगेन आपको क्या करना है, 2 और 4 को ज्वाइन करना है। दैट मीन्स 2 में से एक लाइन निकलेगी, 4 में से एक लाइन निकलेगी, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी सी। अगेन आपको 4 और 3 को ज्वाइन करके आपको लाइन मिलेगी। ओके, तो पॉइंट मिलेगा सी डी और ए बी। इस तरह से आप 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से आप नीचे खींचोगे तो नीचे की साइड आपको क्या दिखेगी, डॉटेड दिखेगी, दैट इज इनविजिबल। इसीलिए इसको किसमें दिखाया है, डॉटेड लाइन में दिखाया है, दैट इज 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। ओके, देन 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में क्या है, तो आपको कोई एंगल लेना है, दैट इज 30 डिग्री। आपको एंगल कैसे लेना है, तो जनरली ये एंगल 30 डिग्री कब लेते हैं, मैक्सिमम डिटेल्स जहाँ पे कवर होती है वहाँ पे एंगल छोटा लेते हैं, और जहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा कवर नहीं होती है वहाँ पे एंगल बड़ा लेते हैं। दैट मीन्स 60 डिग्री यहाँ पे लेना है, 30 डिग्री यहाँ पे लेना है। अगेन इससे यहाँ पे डायमेंशन आपको दिया है 6.6, 4.9। ओके, तो आपको एक स्टेशन पॉइंट फिक्स करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टेशन पॉइंट फिक्स करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आपको ये साइड जो भी है उसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पिक्चर प्लेन ड्रॉ करना है। पिक्चर प्लेन की एक लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या है, ये ऑब्जेक्ट को एंगल पे ड्रॉ करना है। दैट मीन्स ए बी सी और डी जो साइड है आपकी, तो यहाँ से ये आपको 30 डिग्री एंगल पे ये पूरा प्लान ड्रॉ करना है। बाद में ये जो साइड है उसको पैरेलल ये ड्रॉ करना है। अगेन इस साइड को पैरेलल ये ड्रॉ करना है, कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, दैट इज योर स्टेशन पॉइंट। ओके, स्टेशन पॉइंट के साथ जो सभी एजिस है उसको आपको कनेक्ट करना है, आउटर एजिस है उसको कनेक्ट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग पॉइंट्स मिलेगा, दैट इज ए एच है यहाँ पे सी जी है, यहाँ पे एफ बी है, और यहाँ पे कौन सा है, ए ई है। ओके, तो ये सबको कनेक्ट करके उसका प्रोजेक्शन नीचे खींचना है। ओके, और साइड पे एक साइड पे आपको क्या करना है, एलिवेशन ड्रॉ करना है। ये हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी रखनी है वो पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये हाइट आपको कितनी रखनी है। ओके, और ये हाइट आपको 1.5 मीटर तक रखनी है। ये सब अकॉर्डिंग टू स्केल आपको करना है। आपने एलिवेशन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एलिवेशन में 3 सेंटीमीटर इसका हाइट है, यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर लिया है। यहाँ पे दिखाया है कि ये स्टेशन पॉइंट कितने पे मिलेगा, 10 सेंटीमीटर पे मिलेगा। और यहाँ पे ये कितना हाइट लिया है, 6 सेंटीमीटर लिया है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको बोला गया है कि आपको कितना कितना हाइट रखना है। ओके, बाद में क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट जो भी है ए और ई वो कहाँ पे टच हो रहा है, तो एग्जैक्टली ग्राउंड पे टच, जो भी हमारे पिक्चर प्लेन है वहाँ पे टच हो रहा है। तो वहाँ पे जो भी हाइट मिलेगी वो सेम ही रहेगी अकॉर्डिंग टू एलिवेशन। दैट मीन्स ए और ई है उसका हाइट सेम ही रहने वाला है। ओके, आपको वैनिशिंग पॉइंट मिल गया है, तो वैनिशिंग पॉइंट लेफ्ट और वैनिशिंग पॉइंट राइट है उसको ए डैश और ई डैश के साथ ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपने ज्वाइन कर दिया, अगेन यहाँ पे आपने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से जो भी लाइंस आपने स्टेशन पॉइंट के साथ ज्वाइन की थी, ओके, देन वैनिशिंग पॉइंट के साथ लेफ्ट हैंड वैनिशिंग पॉइंट एंड राइट हैंड वैनिशिंग पॉइंट, इसके साथ आपको क्या करना है, ए डैश और ई डैश को ज्वाइन करना है। ओके, और आपको अगेन ये ए एच पॉइंट है यहाँ पे मिलेगा, डी एच ए एच पॉइंट है यहाँ पे मिलेगा। ओके, सॉरी डी एच पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और अगेन यहाँ पे आपको एफ बी पॉइंट मिलेगा, तो बी डैश और एफ डैश। तो ये जो भी इंटरसेक्ट होता है उसकी वजह से आपको ये साइड मिल जाएगी। ओके, अगेन आपको क्या करना है, वैनिशिंग पॉइंट राइट के साथ ये डी को ज्वाइन करना है, और वैनिशिंग पॉइंट लेफ्ट के साथ यहाँ पे आपको बी को ज्वाइन करना है, और अगेन आपको ये साइड मिलेगी, दैट इज कॉल्ड 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव। ओके, यहाँ पे प्रोसीजर पूरी लिखी है वो आप देख लेना। देन बिल्डिंग प्लानिंग लेक्चर 3 लेक्चर नंबर 1। ओके, यूनिट 3 लेक्चर नंबर 1। तो बिल्डिंग प्लानिंग जो भी है, बिल्डिंग प्लानिंग में आपका एक टॉपिक रह गया था, इसको मैंने कवर किया है। ओके,
यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक प्लान दिया है आपको, यहाँ पे एक प्लॉट साइज दिया है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। तो यहाँ पे आपको प्लॉट साइज क्या है, 16 by 19 है। ओके, तो उससे कितना मिलेगा, 304 मीटर स्क्वायर मिलेगा। परमिसिबल एफएसआई आपको कितना लेना है, दैट इज 1.3। देन टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स, तो टोटल बिल्टअप एरिया आपको ऑल द फ्लोर्स का टोटल बिल्टअप एरिया निकालना है, तो एफएसआई को प्लॉट एरिया से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज 1.3 इंटू 304, that is 395.2 meter square. Assuming permissible built up area that is 50%, okay, that means 395, यहाँ पे गलत लिखा है, that is 39, ये 304 नहीं आएगा, यहाँ पे 395.2 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 395.2 मीटर स्क्वायर इंटू 50 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स हाफ करना पड़ेगा आपको। फुटप्रिंट ऑफ दिस, दैट मीन्स ये आपका एरिया गलत आएगा। ओके, ये इसमें बुक में गलत लिखा है, तो आपको कितना करना है यहाँ पे, 395.2 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो आपको हाफ एरिया मिलेगा। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एरिया कैन बी 152 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम, ये 152 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम है, वो आपको एक्चुअली कम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एरिया एलोकेशन ऑफ ऑल द फंक्शनल स्पेसेस, दैट इज स्पेसेस कौन सा है, तो स्टैंडर्ड साइज स्पेसेस कौन सी है और स्टैंडर्ड साइज कौन सी है। वरंडा है तो आपको कितना रखना है, 6, 2.5 to 3 मीटर वाइड वरंडा। ओके, देन ड्राइंग रूम कितना रखना है, 20 to 28, बेडरूम 1, 15 to 25, बेडरूम 2, 15 to 25, बेडरूम 3, 15 to 25, ये सब आपको साइज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। ड्राइंग फॉर द मार्जिन, ओके, तो आपका प्लॉट ये है, रोड साइड ये है, आपको यहाँ पे प्लान में रोड साइड दिखाया है, 12 मीटर वाइड रोड। ओके, 12 मीटर वाइड रोड है, तो 12 मीटर वाइड रोड है, तो रोड साइड आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, 4.5, और बाकी की साइड है उसमें 2.25, 2.25, 2.25 आपको मार्जिन छोड़ना है। ओके, तो आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा, दैट इज वो कितना होना चाहिए, तो ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, जो 395.2 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, 390, दैट मीन्स व्हाट, आपका कितना होना चाहिए, 395.2 डिवाइड बाई 2, उतना एरिया यहाँ पे कवर होना चाहिए, तो ये प्लॉट एरिया उतना होना चाहिए। फ्लोर हाइट कितनी रखनी है, 3, एज्यूम राइजर कितना रखना है, 0.15 मीटर, ट्रेड कितना रखना है, 0.3 मीटर, विड्थ ऑफ स्टैरवे कितना रखना है, 1.6 मीटर, द नंबर ऑफ राइजर रिक्वायर्ड, तो फ्लोर हाइट आपकी कितनी है, 3, राइजर की हाइट कितनी है, 0.15, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, 20 नंबर्स मिलेगा। Number of trade, that means riser minus 1, that means 20 minus 1 is equal to 19 numbers. Provide 5 trades in the first slide, then 10 trades in the second slide, then 4 trades in the third slide. Both landing width will be same stairway width, that is 1.6 meter. Okay, तो यहाँ पे आप एक प्लान देख सकते हो। ओके, तो ये प्लान में सभी अलग अलग रूम्स दिखाया गया है, दैट इज बेडरूम नंबर 1, दैट यहाँ पे क्या है, लैंडिंग प्रोवाइड किया गया है, दैट इज स्टोर रूम। ओके, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं आप, ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग। स्टडी रूम है, देन यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग में यहाँ पे लिखा है, किचन इस डायरेक्शन में अरेंज करना चाहिए, डाइनिंग रूम साउथ में, ड्राइंग रूम साउथ साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, बेडरूम साउथ वेस्ट डब्ल्यू वेस्ट और साउथ ईस्ट, स्टडी रूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, स्टोर रूम नॉर्थ में, बाथ WC नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अरेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे सभी आपको अलग अलग रूम्स दिया है, दैट इज ड्राइंग रूम, दैट इज स्टडी रूम। ओके, bedroom, then that is attached WC bath है। ओके, देन इसका पहले लाइन डायग्राम आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, दिस वन इज ड्राइंग नंबर 1, दिस वन इज ड्राइंग नंबर 2, सॉरी बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, इसका पहले लाइन डायग्राम ड्रॉ करो। लाइन डायग्राम का यूज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लान ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये क्या है, किचन है। ओके, तो ये सब आपको करना है। उसमें यहाँ पे किचन एंड पेंट्री है, ड्राइंग रूम है, देन
दिस वन इज डाइनिंग रूम, दिस वन इज अ स्टोर रूम। ये प्लानिंग किया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए तो हमने देखा आगे। तो बेडरूम इज साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ ईस्ट। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साउथ साउथ से नॉर्थ साउथ, साउथ दैट मीन्स दिस। ओके, साउथ साउथ ईस्ट में आपको करना है। तो ये है उसके हिसाब से। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किचन वगैरह है। ड्राइंग रूम का भी आपको दिया है कि ड्राइंग रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो साउथ साउथ ईस्ट। तो साउथ साउथ ईस्ट में ड्राइंग रूम है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन यहाँ पे आपको पहले लाइन डायग्राम प्रिपेयर करना है, उससे से प्लान आएगा, प्लान से क्या आएगा, एलिवेशन आएगा। ओके, तो एलिवेशन में क्या है, सिंपली आपको ये सेकंड फ्लोर खींचना है। स्लैब लेवल आपको पता है, स्लैब इतना है। ओके, स्लैब की थिकनेस पता है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एलिवेशन खींचना पड़ेगा। अगेन उसके ऊपर क्या आएगा, स्लैब आएगा। स्लैब के ऊपर क्या आएगा, पैरापीट वॉल आएगा। और ये हेड रूम रखना है आपको। यहाँ पे हाइट दिया हुआ है आपके बुक में, ये प्लान है। ओके, तो हाइट ऑफ पैरापीट वॉल और हेडरूम का हाइट कितना रखना है, दैट इज 2 मीटर। तो हेडरूम का हाइट 2 मीटर है फ्रॉम स्लैब लेवल। ओके, और यहाँ पे प्रोजेक्शन आगे खींचा है स्लैब का। ओके, तो आपको उसी तरह से सेक्शन में भी आपने इस तरह से बीच में कट किया है। तो सेक्शन में क्या दिखेगा आपको, वेदर शेड दिखेगा। देन वॉल के नीचे फाउंडेशन आएगा। ओके, फाउंडेशन के ऊपर विंडो आएगा, विंडो के ऊपर लिंटल आएगा, लिंटल से वेदर शेड अटैच आएगा। देन स्लैब आएगा, स्लैब के आगे अगेन विंडो, स्लैब के ऊपर अगेन ब्रिक मशीनरी वर्क आएगा, ब्रिक मशीनरी वर्क के ऊपर अगेन क्या आएगा, विंडो आएगा, वेदर शेड आएगा, ऊपर अगेन ब्रिक मशीनरी, स्लैब, देन पैरापिट वॉल। ओके, वो सब दिखेगा। फिर ब्रिक मशीनरी के पीछे की वॉल आपको क्या दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ से आप आगे जाते हो तो आपको क्या दिखाई देगा, डोर से अगेन सेकेंड डोर D1 D2 आपको दिखाई देगा। ओके, दैट इज D2। और यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई देगी कॉर्नर की। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ से क्या दिखाई देगा आपको, स्ट्रेट जाओगे तो अगेन ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 डोर दिखाई दिया। अगेन ये कॉर्नर दिखाई देगा, तो ये कॉर्नर की लाइन है। देन अगेन आप क्या क्या करोगे, यहाँ पे स्टेप्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ट्रेड दिखाई दे रहा है, तो राइजर कितने आने चाहिए, 1 2 3 4। ओके, उसके ऊपर कितने स्टेप्स है, तो जितने आपको ट्रेड दिखाई देंगे उससे ज़्यादा आपको क्या दिखाई देगा, राइजर दिखाई देगा। अगेन ये जो स्टेप्स है कितने होने चाहिए, तो अगेन ये स्टेप्स 4 है। 3 ट्रेड है तो 3 ट्रेड है, तो राइजर कितने होने चाहिए, 1 2 3 और 4। दैट मीन्स स्लैब के दूसरे आ जाना चाहिए। ओके, तो उसी तरह से फर्स्ट फ्लोर फ्रंट में भी सेम टू सेम है। ओके, बट इसमें क्या है, डोर के बाद में क्या आपको दिखाई देगा, विंडो के बाद में आपको क्या दिखाई देगा, स्टेप्स। तो स्टेप्स आपको करना है। और ये लास्ट में क्या है, वॉल दिखाई देगा, वॉल के नीचे फाउंडेशन और अप टू हेडरूम तक आपको क्या करना है, खींचना है। ओके, पूरा ब्रिक मशीनरी। ओके, दैट इज योर planning of residential double story building. Okay, डबल स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उसका ये प्लानिंग है। ओके, और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपको सब करना है। तो ये सब रूम डायरेक्शन किस किस रूम में आपको रूम्स अरेंज करना है, उसकी डायरेक्शंस है। फॉर लार्ज प्लॉट्स ऑन रोड साइड कितना है, 4.5। दैट मीन्स आपको मार्जिन कितना छोड़ना है, तो रोड साइड प्लॉट है तो 4.5 आपने देखा आगे, उसने रोड साइड मार्जिन कितना छोड़ा है, 4.5 है। और अदर देन तो कितना मार्जिन इसने छोड़ा है, दैट इज लार्जर प्लॉट्स अदर देन रोड साइड 3, तो आपने 2.25 समथिंग छोड़ा है, तो चलता है। ओके, थोड़ा आगे पीछे चलता है। तो उसमें कितना मार्जिन छोड़ा है, 3 मीटर, दैट इज मार्जिन अदर देन रोड साइड। स्मॉलर प्लॉट हो तो आपको कितना रोड साइड मार्जिन छोड़ना है, 3। और स्मॉलर प्लॉट्स अदर देन रोड साइड तो कितना छोड़ना है, 2 छोड़ना है। ओके, तो आपका ये बिल्डिंग प्लानिंग का पोर्शन जो बाकी था वो हो गया। देन नेक्स्ट क्या आएगा, बिल्डिंग बायलॉज यूनिट 2। ओके, तो
तो उसमें प्लानिंग और अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है। तो अर्थक्वेक अभी क्या है, अर्थक्वेक की प्रॉब्लम होती है, सभी जगह पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, तो उसको हमें कंसिडर करके बिल्डिंग का प्लानिंग करना चाहिए। ओके, तो वो क्या है और प्लानिंग ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग क्या है, हम प्लान कैसे करें बिल्डिंग का जिससे अर्थक्वेक आए तो भी हमारे बिल्डिंग पर जो भी इफेक्ट होती है वो ना हो। तो उसके लिए ड्यूरिंग earthquake behavior of the building and the structure depends not only a structural design but also it depends on the shape of the building, size or dimension of the building and geometry of the building। इस पे डिपेंड करता है, शेप साइज और ज्योमेट्री ऑफ द बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। These are the parameters which are decided at the beginning at the planning stage. Planners and architects should consider these parameters in consultation with the structural engineer to avoid the unfavorable features. An architect will always wish to compose aesthetically or functionally beautiful and efficient structures. Such structures will attract the attention of the visitors and will be appreciated, but choice of shape, geometry, size may not provide good performance of the building during the storm earthquake। Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जब भी हमारे पास कोई भी जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसके परफॉर्मेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, उसका परफॉर्मेंस गुड रहना चाहिए। उसका शेप ज्योमेट्री साइज ऐसा प्रोवाइड करो तो जो अर्थक्वेक आता है उससे कोई भी बिल्डिंग पे इफेक्ट ना हो, उस तरह से प्लानिंग करना चाहिए। फ्रॉम द पोस्ट अर्थक्वेक रिलेशनशिप बिटवीन द डैमेजेस ऑफ द स्ट्रक्चर, द शेप साइज, ओके, shape size has been established, hence the engineer have to maintain the balance between the beauty of the structure, earthquake oriented configuration of the structure at the planning stage। That means आर्किटेक्ट को क्या करना पड़ता है, उसको अर्थक्वेक और इंजीनियर को क्या करना पड़ता है, अर्थक्वेक रिलेटेड भी डिजाइन को देखना पड़ता है और उसका लुक भी अच्छा होना चाहिए। ओके, दोनों कंसिडर करके बिल्डिंग को डिजाइन करना पड़ता है और प्लान करना पड़ता है। दैट मीन्स some of the attractive features may be eliminated to ensure the safety। The general features of the earthquake resistance buildings are: in the design of the earthquake resistance building, shape, size, geometry of the building are considered. The following general features of the earthquake resistance buildings are considered in design. First of all, dimensions of the building, planimetric shape of the building, that means plan configuration or layout, then vertical layout of the buildings on sloping ground, then discontinuity in the load transport, agency of the building, symmetry, regularity, separation, simplicity, connectivity, etc। तो ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, during the earthquake any building should behave like a solid body for the minimum damage। Any building had three dimensions: length, breadth और height। तो बिल्डिंग का कैसा डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीन डायमेंशन होता है। इफ एनी वन डायमेंशन इज वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, एक डायमेंशन है फॉर एग्जांपल बहुत छोटा है या बड़ा है, to compare to other dimensions, then it gives unfavorable shape to the structure from the earthquake point of view। That means कई बार क्या होता है, दो डायमेंशन के कंपैरिजन में एक डायमेंशन बहुत छोटा है तो आपको वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का शेप बहुत अजीब दिखेगा। ओके, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज टू लार्ज कंपेयर टू लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड इट इज लाइक ए लॉन्ग कॉलम एंड वेरी लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो इस तरह से। देन इफ एनी it may easily collapse during the earthquake due to the soft joints of the buildings, even if maximum care is taken to make soft joint as rigid। Okay, when the length of the building is much more than height and breadth, then building behaves like very long beam member with many soft joints। Okay, when the plan area of the building is too large compared to the height of the building, then buildings behaves like a very widely spread than thin slab with a large number of the soft joints। Okay, then the planimetric shape of the building, that is plan configuration or layout. From the past earthquakes, it has been observed that buildings with simple geometry or layout in plan have suffered lesser damages। That means
from the past earthquake, it has been observed that building with simple geometry जिसमें होती थी, वो लेआउट जिसका था वो उससे earthquake से damages कम होते थे. The building with the complicated shapes like U, V, H and plus were severely damaged during the earthquakes. दैट मीन्स ये सब शेप है वो फेवरेबल नहीं है. ओके आपको शेप देना है तो सिंपल देना चाहिए. दैट मीन्स स्क्वायर है, रेक्टेंगल बॉक्स है. देन आई विथ स्मॉल प्रोजेक्शन ये कम होना चाहिए. देन लॉन्ग रेक्टेंगल है, ऑन सिमेट्रिकल है, आई विथ लॉन्ग प्रोजेक्शन, यू शेप, इस तरह से आपको शेप देना चाहिए. वर्टिकल लेआउट ऑफ द बिल्डिंग. The main purpose of building is to provide the shelter, that means roof. Huge weight of the roofs and floors is to be transferred to the earth along the height through the shortest path. Okay. The deviation of the discontinuity in transfer of the loads will result in poor performance. ओके दैट मीन्स रूफ आप इस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते. ओके इस तरह से बिल्डिंग को आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो. आप इस तरह से आप बिल्डिंग को प्रोवाइड कर यूजुअली टॉल कॉलम्स. ओके और इस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हो. वर्टिकल लेआउट ऑफ द बिल्डिंग इस तरह से होना चाहिए, ना कि इस तरह से. The deviation or discontinuity in transfer of the load will result in poor performance. Vertical setbacks or variation in height will cause the variation in earthquake forces intersection line of the two portion of the different heights. That means यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइट कितनी है और ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, ये दोनों की हाइट ये सेम ही हाइट रहनी चाहिए. दैट मीन्स जो भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो उसके दो पोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइड नहीं करना चाहिए. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पोर्शन इस तरह से डिवाइड है, दूसरा पोर्शन यहाँ पे है. ओके इस तरह से आप प्लान नहीं कर सकते. आप इस तरह से प्लान करो जिससे अर्थक्वेक की सिचुएशन में उस पर कोई इफेक्ट ना हो. Buildings on sloping ground. On sloping ground, the height of the column, number of the floors and loads varies, hence resulting in unequal distribution of the forces, including the earthquake force over the entire structure, resulting in large damages. तो स्लोपिंग ग्राउंड है तो आपको हाइट ऑफ द कॉलम ऐसा रखना है. On sloping ground, the height of the columns, number of the floors and load varies, hence resulting in unequal distribution. स्लोपिंग ग्राउंड पे आपने जो भी कॉलम्स रखा है उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड होगा और फोर्सेस होगा, इंक्लूडिंग अर्थक्वेक फोर्स ओवर द एंटायर स्ट्रक्चर, रिजल्टिंग इन लार्ज डैमेज, जिसकी वजह से लार्ज डैमेज हो सकता है. तो आपको क्या है इस तरह से आपको स्लोपी ग्राउंड में कॉलम्स प्रोवाइड करना है. देन नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी इन द लोड ट्रांसफर. दैट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में कोई कॉलम नहीं है तो भी यहाँ पे स्लैब के ऊपर एक कॉलम प्रोवाइड किया है. अगेन इस तरह से ओवरहैंगिंग पोर्शन में कॉलम प्रोवाइड किया है, नीचे कोई कॉलम ट्रांसफर नहीं हो रहा है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऊपर कॉलम प्रोवाइड किया है पर नीचे कुछ नहीं है. दैट मीन्स इस तरह से आप बिल्डिंग में कॉलम प्रोवाइड नहीं कर सकते. ओके और जो भी वॉल है वो भी आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. Sometimes planner is tempted to discontinue column on certain story for providing the larger uninterrupted spaces leads to unequal distribution of the forces leading to risk during the earthquake. तो आप इस तरह से कॉलम प्रोवाइड नहीं कर सकते. Adjacency of the building, that means दोनों के बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए. During the strong earthquake, tall buildings have swinging action, and when distance between two buildings is less, the top corners of the building will collide, which may result in large damage to the extent of the collapse of the both the buildings. That means दोनों बिल्डिंग के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेसिंग होना चाहिए. Then symmetry. The building plan should be symmetrical about an x and y axis. Load distribution also should be symmetrical about the horizontal and vertical axis to avoid the twist. Doors and windows also should be provided symmetrically about all the axes to avoid the unequal distribution of the load. Then regularity, that means simple rectangular plan should be preferred. Rectangular blocks should be separated to avoid the collision between the blocks. Length of the block should be less than 3 times width of the block.
सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान शुड बी प्रीफर्ड, जो भी प्लान है आपने रेक्टेंगुलर रखना है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक शुड बी सेपरेटेड टू अवॉइड द कोलिजन between the blocks. Length of the block should be less than 3 times width of the block. Then separation, if the longer blocks are unavoidable, then two separate blocks with enough separation should be planned. Separation of the blocks can be used to achieve the symmetry and regularity. Separation gap between two blocks should be treated like expansion joints by feeding the weak resilient materials. Okay. Then simplicity. Decorative architectural elements like cornices, cantilever, fascias, stones, etc. can prove to be fatal during the earthquake. Where such decorative elements are unfavorable, proper care should be taken to reinforce to avoid the collapse. That means cornic, that means what? आप स्टेप पे देखे हो, आप स्टेप के जो आगे का पोर्शन जो होता है वहां पे आपने कई जगह देखा होगा, स्टेप के आगे का पोर्शन थोड़ा राउंड शेप में होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्निक्स। ओके, तो कई बार क्या होता है अर्थक्वेक में इफेक्ट होता है, वैसा आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए जिससे कॉर्निक्स है, कैंटिलीवर, फेशियल स्टोन्स है, वो सब अवॉइड करना चाहिए। ओके, व्हेन सच डेकोरेटिव एलिमेंट्स आर और अनअवॉइडेबल, प्रॉपर केयर शुड बी टेकन। फॉर एग्जांपल ये सब आपको प्रोवाइड करना ही पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ध्यान रख के उसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिससे वो अर्थक्वेक वगैरह आए तो उस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ओके, नेक्स्ट कनेक्टिविटी। Crucial structure elements like column, beams, roof should be properly connected. Stair between the floors should be properly anchored. Okay, that means दो फ्लोर के बीच में stairs properly arrange होना चाहिए। Okay, connect होना चाहिए। Shear walls and dampers should be provided appropriately and ensure the ductility in the building to ensure the safety. Symmetry, that means आपका प्लान जो भी है, बिल्डिंग प्लान शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। जो भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। डोर्स विंडोज आल्सो शुड बी प्रोवाइडेड सिमेट्रिकली अबाउट ऑल द एक्सिस टू अवॉइड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रेगुलरिटी, सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान, आपको जो भी प्लान है वो एक सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स शुड बी separated to avoid the collision between the blocks. That means आपको ब्लॉक जो भी रेक्टेंगुलर आपने प्लान किया है बिल्डिंग, तो थोड़ा सेपरेट होना चाहिए। लेंथ ऑफ द ब्लॉक शुड बी लेस देन 3 times width of the block. लेंथ ब्लॉक की, दैट मीन्स बिल्डिंग की लेंथ जो भी है दैट इज लेस देन 3 times the width of the blocks. Then separations, if the longer blocks are unavoidable, then two separate blocks with enough separation should be planned. Okay, if longer blocks are unavoidable, for example आपने जो भी प्लान किया है उसमें एक लॉन्गर ब्लॉक है, लॉन्गर बिल्डिंग है, लेंथ उसकी ज्यादा है, तो देन टू सेपरेट ब्लॉक्स विथ इनफ सेपरेशन शुड बी प्लान। तो लॉन्गर ब्लॉक की जगह पे अनफेवरेबल देन टू सेपरेट ब्लॉक्स, आपको एक ब्लॉक की जगह दो ब्लॉक प्लान करना है। with enough separation should be planned. Separation of the block can be used to achieve the symmetry and regularity. Separation gap between two blocks should be treated like expansion joints by feeding weak resistance materials. That means आप बिल्डिंग का लेंथ ज्यादा है तो आपको उसको दो ब्लॉक में डिवाइड करना है, स्पेसिंग रखना है। ओके, ये सब आपको ध्यान रख के सब करना है। सेपरेशन गैप बिटवीन टू ब्लॉक शुड बी ट्रीटेड लाइक एक्सपेंशन जॉइंट्स बाय बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल दो बिल्डिंग है तो वहाँ पे दोनों में स्पेसिंग दोनों ब्लॉक है उसको एक्सपेंशन जॉइंट से ज्वाइन करना है। ओके, ये सब उसमें क्या है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। बहुत लंबा बिल्डिंग नहीं करना है, बिल्डिंग का लेंथ ज्यादा है तो उसका लेंथ ज्यादा रखना नहीं है, उसको दो ब्लॉक में डिवाइड करना है, उसमें सिमेट्री रेगुलरिटी आनी चाहिए। ओके, और दोनों के बीच में जो गैप जो भी है उसमें एक्सपेंशन जॉइंट बाय फिलिंग, एक्सपेंशन जॉइंट से कनेक्ट करना है बाय फिलिंग वीक रेजिलेंस मटेरियल्स। ओके, उसका यूज करके आपको वीक जॉइंट फिलिंग, वीक जॉइंट जो भी है उसको वीक रेजिलेंस मटेरियल से ज्वाइंट है उसको वीक रेजिडेंस मटेरियल से ज्वाइन करना है। ओके, कनेक्टिविटी आपने पढ़ लिया। ओके, अभी आपका जो भी सिलेबस था ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। ओके, एक दो टॉपिक जो भी है
वो आपको फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग, जो हिस्ट्री है सब रिलेटेड टू टाउन प्लानिंग, वो आपको पढ़ना है खुद। ओके, तो अभी हमारा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ओके, थैंक यू।